नमस्ते प्यारे बच्चों। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा एर्थमेटिक मीन एम के बारे में पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आज सेंट्रल टेंडेंसी के आगे के जो दो और मेजर हैं उनको लेते हैं। तो कल एम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए। आज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं आज एम की मेरिट्स डीमेरिट्स, है ना। तो मेरिट्स ऑफ एम, एर्थमेटिक मीन में क्या क्या मेरिट्स होती हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या मेरिट्स हैं उसके। तो पहली मेरिट है इट इज easy to calculate। ये कैलकुलेशन में इजी रहता है ना, कि इतना इजी नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, कारण की फॉर्मूला लगाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। ये कैलकुलेशन में क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं तो खास बड़ी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इट इज़ बेस्ड ऑन all values of set of observations। जब हम मीन निकालते हैं, मैथमेटिक मीन जब भी हम निकालते हैं तो ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जिसको निकालते टाइम हमें सारी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने इसके 3 तरीके देखे थे। इंडिविजुअल देखा था, जैसे 2, 3, 5 का मीन निकालना है आपको, तो आपको तीनों को ही काम में लेना पड़ेगा। 2 + 3 + 5 इन तीनों को काम में लेना पड़ेगा, कौन 3 करना पड़ेगा। आप अगर एक्स एफ की सीरीज़ लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 10 और 3 दे रखा है, तो आपको हर वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी। आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। जब आप एफ एक्स निकालोगे तो आपको हर वैल्यू जो है 1 × 4, 2 × 10, 3 × 3 सब कुछ काम में लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन के कैलकुलेशन के टाइम हमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में लेने पड़ते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है अरेंज और ग्रुपिंग is not needed। अरेंज क्या होता है? अरेंज का मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी कैसा, डिसेंडिंग में, आपका असेंडिंग में। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में मिला है आप उसी क्वेश्चन में उसका क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन में हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ अरेंज जो है वो ज़रूरी होती है। यहाँ अरेंज का कोई मतलब नहीं। अरे ARRAY अरे वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। तो इसमें अरेंज की कोई ज़रूरत नहीं होती, इस नॉट नीडेड। अब एक और बात है कि इसका जो आंसर होता है वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक रिजिड फॉर्मूला है। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम और रिजिड फार्मूला। रिजिड फार्मूला का मतलब इसका फार्मूला जो है वो बड़ा फिक्स फार्मूला है, सबके लिए जैसे ही होगा। इसका आंसर जो होगा बड़ा स्टेबल आंसर होगा। सो इट हैज स्टेबिलिटी। और अगला पढ़े हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं इसके कुछ। यहाँ लिख दो तुमने। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स
AM is always 0. ये क्या चीज़ है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम AM. AM को हम लोग x बार बोलते हैं और आइटम्स को मान लो हमने x बोला. ये कह रहा है x और x बार का जो डेविएशन है उसका सम हमेशा 0 होगा. डेविएशन डिफरेंस को बोलते हैं. तो x माइनस x बार का जो सम होगा हमेशा वो कितना होगा? 0 होगा. तो अगर हम x में से x बार घटा के डेविएशन निकालें, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटा के d निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, तो डेविएशन का सम जो होगा वो हमेशा 0 आएगा. कैसे देखते हैं क्वेश्चन? जैसे मान लो हमने दे रखा है 5874, ये डेटा है हमारे पास. ठीक है, इसका मीन निकालते हैं. मीन निकालने के लिए इसका सम करना पड़ेगा. 5 + 8 13 20 24 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स है 4. मीन कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा. तो मैंने लिखे तो x बार इक्वल टू 6. अब मैं x माइनस x बार निकालता हूँ, डेविएशन निकालता हूँ. x माइनस x बार 5 में से 6 माइनस करूँगा तो -1 आएगा. 8 में से 6 माइनस करूँगा तो 2 आएगा. 7 में से 6 घटाऊँगा तो 1 आएगा. और 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा. इसका जो सम होगा, समेशन जो होगा, इसमें नेगेटिव माइनस के 3 हो गए ना और पॉजिटिव 3 हो गए. -3 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x में से x बार अगर माइनस करके हम डेविएशन निकालते हैं, इसको सिग्मा d भी बोल सकते हैं, तो वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा. तो ये एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार क्या 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम AM. अगर AM से सभी आइटम्स का अगर हम डेविएशन निकालें जिसको x माइनस x बार बोलते हैं, उसका सिग्मा जो है हमेशा क्या होगा? 0 होगा. अलजेब्रिक सम जो है हमेशा 0 होगा. क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम जो है हमेशा इक्वल रहेगा. इसकी अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन of item from AM is the least among all. इसका मतलब है कि अगर हम x माइनस x बार के स्क्वायर का सम करेंगे, ये सम का कह रहा है, किसका सम कह रहा है? स्क्वायर डेविएशन का. तो अगर हम इसके डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा. ये मिनिमम होगा, लीस्ट होगा. लीस्ट कितने करने किस में लीस्ट होगा? इस तरह के जितने भी स्क्वायर्स करके हम लोग डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशंस में x माइनस x बार का जो सम होगा वो लीस्ट होगा. मतलब आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि अगर मैं यही चीज़ मीडियन से करूँ, x माइनस m का होल स्क्वायर करूँ, ये चीज़ अगर मैं मॉड से करूँ, x माइनस z का होल स्क्वायर करूँ, तो अगर मैं मीन से, मीडियन से और मॉड तीनों से अगर मैं स्क्वायर सम निकालूँ, स्क्वायर डेविएशन निकालूँ, तो इनकी वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी? ज़्यादा आएगी. यानी सबसे कम वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? x माइनस x बार के होल स्क्वायर की. ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम AM इज ऑलवेज, और ये 0 नहीं होगा. इसका आंसर होगा लीस्ट अमंग ऑल. वो सबसे कम होगा ना, 0 नहीं होगा. 0 तो नहीं हो सकता कोई विशेष कंडीशन में. 0 कैसे होगा? क्योंकि स्क्वायर सम निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये लीस्ट ही होगा. किस में लीस्ट होगा? अगर मीडियन से निकालें, मॉड से निकालें, तो उनके कंपेरिजन में ये लीस्ट होगा. नेक्स्ट बात है वो कौन सा नंबर था? 6 था. तो 7 था. इफ mean and size of 2 or more series are known, then we can find their combined mean. This is
यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मीन। ये वाली प्रॉपर्टी खाली मीन में होती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, मीन की। क्या प्रॉपर्टी है ये कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ है और उनका साइज़ भी हमारे पास पड़ा है, कितने कितने साइज़ है उसमें कितने कितने आइटम्स हैं ना, और उनका मीन भी हमें पता है, तो हम उन सब सीरीज़ का एक ऐसा मीन निकाल सकते हैं जो उन सब सीरीज़ का क्या हो, कंबाइंड मीन हो ना। तो कंबाइंड मीन वाली जो फैसिलिटी है ना वो खाली मीन में ही होती है, कंबाइंड मीडियन कभी नहीं होगा, कंबाइंड मॉड कभी नहीं होगा। तो इस कंबाइंड मीन की वजह से इसको इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना, ये स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है इसकी। तो अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मीन में कोई स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या ये स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि हम दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कंबाइंड मीन को हम बोलते हैं x12 बार कंबाइंड मीन, ये x12 बार है ना। इसका फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अगर आपका मान लो आप 3 सीरीज़ का ग्रुप है तो आप n3 x3 बार भी कर सकते हैं और नीचे n3 बढ़ा सकते हैं। तो जनरली हमें दो के लिए पूछा जाता है तो x12 बार, 12 का मतलब पहली और दूसरी सीरीज, 12 नहीं है ये 12 बार है ना। x12 बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज इंटू मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले से हम लोग कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। देखो इसके क्वेश्चन कैसे होता है। इफ क्वेश्चन देखो इसका, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 30 boy students is 60 and average marks of 20 girl students is 65. Find combined mean of 50 students. क्या कह रहा है कि आपको एवरेज मार्क्स दिए हुए 30 लड़कों के, तो आपका पहला सीरीज मान लेते हैं बॉयज़ की होगी और दूसरी सीरीज आपकी गर्ल्स की होगी। पहली सीरीज में ये कह रहे हैं 30 बॉय स्टूडेंट्स हैं, तो यानी n1 जो है ना पहले में आइटम वो 30 आइटम है, और दूसरी जो लड़कियों की सीरीज है उसमें 20 गर्ल्स है, n2 आपका 20 हो गया। पहले वाली सीरीज का जो एवरेज है वो है 60 मार्क्स और सेकंड वाली सीरीज का जो एवरेज है वो 65 मार्क्स है। तो आपसे इन 50 लोगों का, 50 हो गया 30 और 20, इनका वो कंबाइंड मीन पूछ रहे हैं, यानी वो आपको x12 बार पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, n1 इंटू x1 30 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 65 अपॉन 30 प्लस 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 1800 प्लस 1300 अपॉन 50, 3100 अपॉन 50, तो आपका आंसर 62। तो उस पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 62 है। ये सब हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, हम यहीं समझ जाएंगे। 30 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी अगर हम 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज़ का टोटल आ जाएगा, है ना, सम आ जाएगा। ऐसे गर्ल्स की टोटल सम आ जाएगी 60 इंटू और 20 इंटू 65 करके। फिर दोनों के सम में नंबर ऑफ आइटम्स का वापस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ये एवरेज कंबाइंड एवरेज हो गया, कंबाइंड मीन हो गया। कंबाइंड मीन निकालने के लिए हम लोग दो या दो से ज़्यादा सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कंबाइंड मीन के लिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं कंबाइंड मीन के लिए। स्कैनर में एक क्वेश्चन दे रखा है, स्कैनर में भी आपके बुक में भी है। The mean salaries of all employees is rupees 25,000.
salary of all employees of a group is rupees 25,000. The mean salary of male and female is rupees 27,000 and rupees 17,000 respectively. Find percentage of male and female workers in the group. क्या क्वेश्चन है देखो. Mean salaries of all employees of a group is 25,000. टोटल पूरा ग्रुप का जो मीन सैलरी है वो 25,000 है. टोटल हो गया, कंबाइंड सैलरी दोनों का कंबाइंड जो है 25,000 है. ठीक है. इनमें से ये कह रहा है मेल की एवरेज जो है वो 27,000 रुपये और फीमेल की एवरेज सैलरी जो है वो 17,000 रुपये. तो बताओ उस कंपनी में कितने मेल है और कितने फीमेल है. तो एक तरीका तो है कि हम मेल को N1 मान लेंगे. मान लेते हैं मेल्स की नंबर N1 है, इसकी N2 है ना. तो फिर हम अभी वाले फॉर्मूले से सामने यहाँ पे 25,000 रुपये रखते हैं कंबाइंड की जगह पे, और यहाँ पे N1 इंटू 17,000 प्लस N1 इंटू 27,000 और N2 इंटू 17,000 अपॉन N1 प्लस N2. इसको करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग N1 और N2 का रेशियो निकालते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड जो है इसमें लोगों ने रेशियो में पढ़ा एक तरीका कि अगर मैं कंबाइंड निकालता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन में कंबाइंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25,000. यहाँ पे मेल ले लेते हैं. मेल की सैलरी में दे रखी है 27,000. ठीक है. और फीमेल की सैलरी में कितनी दे रखी है 17,000 एवरेज. अब उनका अगर रेशियो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं ना. तो 27,000 माइनस 25,000 करते हैं. पहले हम यूँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2,000 बचेगा हमारे पास. जिन्होंने रेशियो नहीं किया वो यहाँ समझ लें, इसको क्रॉस माइनस करेंगे. 27,000 में से 25,000 घटाएंगे तो 2,000 आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा. अब 25,000 में से 17,000 माइनस कर देंगे तो कितना देगा 8,000 आ जाएगा. तो दैट मीन्स मेल जो है ऊपर वाला प्लॉट मेल का है उसमें 8,000 आ रहा मेल का, और फीमेल का 2,000. 8,000 और 2,000. तो रेशियो जो है वो हो जाएगा 4:1. तो अगर आपको रेशियो तक पूछा है तो आपका आंसर 4:1 होगा. लेकिन परसेंटेज पूछिए तो मेल का परसेंट कितना होगा. देखो मेल 4 है, आउट ऑफ 5 हो गया, टोटल 5 हो गया, 4 प्लस 1 इंटू 100. तो मेल आपका 80%, तो फिर फीमेल कितने परसेंट रहेगी 20%. तो इस ग्रुप में 80% मेल है और 20% फीमेल है. तो रेशियो तक पूछे तो आपको यहाँ तक छोड़ना 4:1 तक. और अगर आपको क्या पूछ रहे आगे परसेंटेज पूछ ले तो आप इसको परसेंट में डिवाइड करते हैं ना. ये वाला तरीका भी आप ले जा सकते हो ना. इस तरीके को मैं थोड़ा प्रेफर कम करता हूँ. इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या आप 3 जीरो हटा दो, इसके 3 जीरो कॉमन लेके काट दो. तो 25N1 प्लस 25N2 इक्वल टू 27N1 प्लस 17N2 बनेगा. फिर आप N1 को एक तरफ करोगे, N2 को एक तरफ करके फिर रेशियो निकालोगे. फिर यहाँ पहुँचोगे आप लोग, रेशियो से फिर बाद में परसेंटेज बनाओगे, लंबा जाएगा. ये वाला तरीका जो है बेस्ट होगा. जब भी आपको कंबाइंड दे के रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तो आपको इस तरह से करना है. एक कॉलम मेल का, एक फीमेल का जो भी है, और यहाँ बीच में कंबाइंड का है ना, यहाँ बीच में कंबाइंड लिखी जाती है. उसके बाद बड़ी वैल्यू में से एक बार छोटी वैल्यू ऐसे घटा के उसके सामने यहाँ क्रॉस लिखेंगे. ठीक है. फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के उधर सामने क्रॉस लिखेंगे. तो मेल के सामने 8,000 आ गया और फीमेल के सामने 2,000 आ गया. तो 4:1 और रेशियो को आ गया परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 80% और 20%.
लोग ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ना। तो ये आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसको करेंगे तो आप समझ आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है कंबाइंड मीन। ये कंबाइंड मीन वाली फैसिलिटी जो है वो सिर्फ इसमें पाई जाती है, मीन में ही पाई जाती है। कंबाइंड वर्ड जो है ना, तो कभी कभी कंबाइंड वर्ड की जगह पूल्ड वर्ड यूज़ करेगा ना। तो यहाँ जो मैंने कंबाइंड लिखा ना, वहाँ पे आप पूल्ड मीन भी लिख सकते हो। पूल्ड मीन, कंबाइंड मीन कहीं दूसरा नाम है, और पूल्ड मीन अगर लिखा हुआ जाए या कंबाइंड मीन लिखा हुआ जाए तो है एक ही बात है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो ये आपके मीन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई कि मीन में आप क्या करें, बहुत ज़्यादा सीरीज़ दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी सीरीज़ का कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। मीन की जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है, ये भी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, हालांकि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। इफ़ सेम कांस्टेंट is added or subtracted from each observation, then mean will be increased or reduced by the same amount. This addition and subtraction of same number in all items is known as change of origin. देखो ये यहाँ पर एक ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत हमारे लिए खास है क्योंकि हर जगह में ये पढ़ना पड़ेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन को आप समझ लो। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन सीरीज़ में हर आइटम में सेम नंबर जोड़ते हैं, आपने सारे डेटा को 2 बढ़ा दिया, आपने सारे डेटा को 10 बढ़ा दिया, सब नंबर्स को 10-10 बढ़ा दिया, आपने सारे डेटा में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप सेम नंबर बढ़ा रहे हैं या सेम नंबर घटा रहे हैं, आप अपनी डेटा सीरीज़ को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा के या घटा के, लेकिन सेम नंबर। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये कहता है कि मीन में अगर आपने ऐसा किया है कि आपने सारे नंबर्स में 5 ऐड किया है तो आपका मीन भी 5 बढ़ जाएगा ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो 1, 5, 8, 6 ये 4 नंबर दिए गए, इनका भी मीन निकालो तो कितना है, 20/4। अभी इसका मीन कितना है, 5 है। अगर मैं क्या करूं, ये x था मेरा वेरिएबल्स का, मैं सब में 10 ऐड कर देता हूँ, तो 10 ऐड करूंगा तो 1 + 10 11 हो जाएगा। इस सीरीज़ को मैं 10-10 बढ़ा रहा हूँ, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब जब मैं इनका मीन निकालूँ तो 26 और ये हो गया 18, 44 और 60 बन जाएगा, 60/4। मेरा मीन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मेरा इनिशियल मीन 5 था और जो नया मीन है वो 15 हो गया। क्यों हो गया, ये 10 बढ़ा क्यों है, क्योंकि मैंने हर नंबर को कितना बढ़ाया, 10 बढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी सीरीज़ के हर आइटम को जितना बढ़ाएंगे या जितना घटाएंगे, जितना ऐड करेंगे या जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे, तो आपका मीन उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। आपने 20 ऐड किया तो आपका नया मीन भी 20+ होकर आएगा। अगर आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका नया मीन भी 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ मीन ऑफ x ऑब्जर्वेशंस, अब पता नहीं कौन से x ऑब्जर्वेशंस, इज अल्फा दिया हुआ है मीन। इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन विल बी। पहले ये कह रहा है x ऑब्जर्वेशंस का जो मीन था
एक्स ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना दिया हुआ था, अल्फा दिया हुआ था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें 7 ऐड कर दिया था, यानी x + 7 कर देते हैं। तो अगर हमने 7 ऐड कर दिया तो नया मीन जो है वो भी 7 बढ़ जाएगा, तो नया मीन जो है वो न्यू मीन हो जाएगा अल्फा + 7। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, अगर ये कहता कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो आपका आंसर अल्फा -3 होगा। तो जितना ऐड करोगे आपका मीन भी उतना ऐड हो जाएगा, जितना सब्ट्रैक्ट करोगे आपका मीन भी उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो भी हम काम करते हैं, बढ़ाना या घटाना सीरीज को, इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ये चेंजेस जो है ओरिजिन चेंज करते हैं। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ होता है, डिवाइड के साथ होता है। इफ सेम number is multiplied or divided to each observation of series, then new mean will be changed accordingly. मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है इसको चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। मैथ्स में, स्टेट्स में चेंज दो तरह के चेंज होते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, सेम नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अगर हम सीरीज चेंज करते हैं, सीरीज को बढ़ाते घटाते हैं, तब तो चेंज ऑफ क्या होता है, ओरिजिन। और अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड से अगर सीरीज चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन कि इफ मीन ऑफ के ऑब्जर्वेशंस इज, मान लेते हैं y, इफ 6 इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन, then new mean will be, तो पहले ऑब्जर्वेशन थे के हमारे पास, के ऑब्जर्वेशन से उनका मीन क्या था, y था। अब हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अब हम 6 के ऑब्जर्वेशंस को लेके चल रहे हैं, तो मीन जो है वो भी 6 टाइम्स हो जाएगा, y × 6 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि आप जितना जोड़ोगे, जितना घटाओगे, जितने की मल्टीप्लाई करोगे, जितना डिवाइड करोगे, आपके मीन के साथ में भी वही चेंज होगा, है ना। कर लेंगे आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का, इफ मीन ऑफ के ऑब्जर्वेशंस इज अल्फा, इफ 5 इज added to each observation and then multiplied by t, then new mean will be, हमारे पास के ऑब्जर्वेशन उनका मीन जो ओरिजिनल कितना है, ये क्या कह रहा है, पहले 5 ऐड किया, 5 इज एडेड, 5 ऐड करने की प्रोसेस में मीन कितना हो जाएगा, अल्फा + 5 हो जाएगा। एंड नाउ इट इज मल्टीप्लाइड विथ t, अब ये t इज मल्टीप्लाइड है, तो t की मल्टीप्लाई का असर क्या होगा, t की मल्टीप्लाई से क्या होगा, जो मीन है उसको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से। आंसर हो जाएगा t अल्फा + 5 या t अल्फा + 5t। पहले 5 ऐड होगा, उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई होगी, बोलेंगे आप लोग। नेक्स्ट बार तो ये आपके मीन की प्रॉपर्टीज है। अब मीन में कुछ
कमियां भी है, डीमेरिट्स भी है। तो मीन की कुछ कमियां क्या है? पहली कमी जो है मीन में, डीमेरिट, जो पहला डीमेरिट हुआ है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन पे एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट पड़ता है। अब ये क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू, इसका क्या इफेक्ट होता है, एक बार समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो एक प्लेयर है, उसका एवरेज, उसने मान लो 2 मैच खेले, 10 और 20 रन बनाए, तो उसका अभी मीन जो है, ये एवरेज जो है वो 15 का है, 20 + 10/2। मान लो तीसरा मैच खेला उसने, तो वो 130 रन बना देता तीसरे मैच में, तो इसका मीन अब क्या हो जाएगा? 130 + 30 यानी 160/3। 160/3 करेंगे तो 53.33 हो जाएगा। तो कहाँ मीन उस बंदे का एवरेज जो है वो 15 का चल रहा था, 15 का, मतलब बहुत कम एवरेज चल रहा था। एक अच्छी पारी खेलने से, एक बहुत बड़ा स्कोर आने से, एक एक्सट्रीम वैल्यू आने से उसका एवरेज ही चेंज हो गया, उसका एवरेज 53.33 हो गया। तो एक बड़ी वैल्यू या एक छोटी वैल्यू जो है वो मीन को अपनी तरफ खींच ले जाती है। वो या तो मीन को बहुत बड़ा कर देगी या वो मीन को छोटा कर देगी। तो मीन पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम वैल्यू बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और छोटी वैल्यू भी हो सकती है। तो जैसे किसी सीरीज़ में, सीरीज़ अच्छी चल रही है, सीरीज़ में एक जैसी वैल्यू चल रही है, एवरेज वैल्यू सेम से चल रही है, लेकिन अचानक एक बड़ी वैल्यू या एक छोटी वैल्यू जो आएगी तो वो मीन को या तो वो छोटा कर देगी या क्या कर देगी, बड़ा कर देगी। तो मीन में पहला जो कमी है वो है इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि मीन मोड मीडियन में एक्सट्रीम वैल्यूज का हाईएस्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो एक्सट्रीम वैल्यूज का हाईएस्ट इफेक्ट मीन पे ही पड़ता है। एक्सट्रीम वैल्यूज मीडियन मोड पे कम इफेक्ट डालती है, मीन पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। दूसरा है, इसके रिजल्ट जो है वो एब्सर्ड होते हैं। ये एब्सर्ड रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये हम एवरेज निकाल रहे हैं और एवरेज आ गया 1.6 चाइल्ड, एवरेज है 1.6 चाइल्ड ना पर फैमिली। अब एवरेज के तौर पे तो अगर हम देखें तो 1.6 बच्चा हर परिवार में जो है, मान लो पोलियो से या मान लो किसी और बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है ना, लेकिन 1.6 चाइल्ड हो ही नहीं सकता ना। वन या तो 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा, लेकिन हम एवरेज के तौर पे 1.6 चाइल्ड हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट जो है ना वो कभी कभी आसाने वाले भी हो सकते हैं ना, कि 1.6 चाइल्ड कैसे होगा, ये एवरेज के तौर पे बात कर रहा है। तो ये एब्सर्ड रिजल्ट्स हैं। तीसरा आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इज नॉट पॉसिबल। ये क्या एक्चुअली इसको थोड़ा डीप में रहना पड़ेगा हमें समझाने के लिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हिस्टोग्राम बनाते हैं हम लोग, तो हिस्टोग्राम से हम मोड निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, हाईएस्ट जो रेक्टेंगल होता है उससे हम लोग मोड निकालते हैं, उसके आसपास वालों को मिला के। तो मोड निकालने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मोज़ाइक का। तो मोड और मीडियन के लिए तो ग्राफ्स बने हुए हैं, लेकिन मीन जो है वो किसी भी ग्राफ से नहीं निकाल सकते। मीन कैन नॉट can't be determined by any graph। ये एक बार पूछा हुआ है, एक बार के 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर जो है जिसको आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो आपका आंसर होगा मीन। मीन को आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते। मीडियन ग्राफ से निकलेगा, मॉड भी ग्राफ से निकल जाएगा, लेकिन मीन कभी भी ग्राफ से नहीं निकलता। और इट इज़ not suitable for qualitative data। इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, कलर, डांस, इन सब
उनका हम मीन नहीं निकाल सकते, उनकी एवरेज हम निकाल नहीं सकते, एवरेज डांस हम नहीं निकाल सकते। तो कुछ जगहों पर जहाँ क्वालिटेटिव डेटा है वहाँ पर मीन जो है वो सूटेबल मेजर नहीं है। और जो सबसे खास बात है इसकी वो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस, ये सर क्या होती है ओपन एंड क्लासेस? ओपन एंड क्लासेस आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ ओपन एंड क्लासेस का। मान लो इस तरह से लिखा हुआ एफ, मान लो यहाँ पे एफ यहाँ आ गया, मान लो मोर देन, पहला ग्रुप लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है बिलो 10, फिर आगे 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 30। यहाँ पे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 8, 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब इस तरह का जो भी सीरीज बनता है, ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव तो बाद की बात है, ये वाला ये एंड और ये एंड, तो दो किनारे हैं इसके, दो एंड्स हैं, स्टार्टिंग एंड और ये जो लास्ट एंड है। तो ये एंड्स जो है ये डिफाइंड नहीं है। बिलो 10 पहला ग्रुप है, बिलो 10, बिलो 10 तो आपका कुछ भी हो सकता है, बिलो 10 तो 8 तक हो सकता है, बिलो 10 आपका 5 to 8 हो सकता है, 5 to 9 हो सकता है। तो पहला ग्रुप डिफाइंड नहीं है ना, बिलो 10 मैंने क्या बिलो 10 कितना, कहाँ से कहाँ तक। और लास्ट वाला भी मोर देन 30 लिखा हुआ है, यानी 30 से ज़्यादा जो भी है उसको हम लास्ट वाले ग्रुप में रखेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों एंड्स जो है वो ओपन है। और ऐसे क्लासेज जिसमें दोनों एंड्स ओपन हो या कोई भी एक एंड ओपन हो तो उसको ओपन एंड क्लासेज बोलते हैं। और ओपन एंड क्लासेज वाले क्वेश्चन में हालांकि हम मीन निकाल तो देते हैं, मीन निकालने के लिए हम फर्स्ट ईयर में कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसको मैं 0 to 10 मान के और इसको मैं 30 to 40 मान के, क्योंकि डिफरेंस 10 का चल रहा है तो मैं मान के ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी कंडीशन में मुझे मीन निकालना हो तो मीन के लिए हमने पढ़ा है कि हमें सारे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है और लास्ट वाला क्लास भी हमारे पास करेक्टली डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में पहला ग्रुप और लास्ट ग्रुप जब नहीं होगा तो एक्स जब आप निकालोगे तो यहाँ वाली एक्स और यहाँ वाली एक्स, ठीक है, हमने हाइपोथेटिकल मान लिया कि वो 0 to 10 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 30 to 40 का 35 लिख देंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इन दोनों की वजह से आपका जो मीन आएगा वो करेक्ट मीन नहीं होगा। इसलिए ये बोला जाता है कि जो ओपन एंड क्लासेज होती है जिसके एंड्स ओपन होते हैं ऐसी क्लासेज में मीन सूटेबल नहीं होता। तो मीन की जो डीमेरिट्स है उनमें याद रखना हम लोगों को। हालांकि मेरिट डीमेरिट नाम से अलग कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाईएस्ट इफेक्ट जो है एक्सट्रीम वैल्यूज का वो किस पे पड़ता है, मीन पे पड़ता है। तो मीन जो होता है वो हाईएस्ट हाईली इफेक्टेड होता है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू से। और मीन के रिजल्ट जो होते हैं बड़े कभी कभी फनी से रिजल्ट हो सकते हैं, तो 1.6 साइड 1.2 बॉयज ऐसे आ जाएगा रिजल्ट ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब मीन जो है आपको ग्राफ से नहीं मिलेगा कभी भी। और क्वालिटेटिव डेटा में ये सूटेबल है नहीं और ना ही ओपन एंड क्लासेस के लिए बढ़िया रहता है। लेकिन फिर भी हमें एक लास्ट टाइम लिखते हैं कि मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये डीमेरिट नहीं है, ये इसकी मेरिट है। मतलब मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो आपका आंसर क्या होगा, मीन। मीन को हम ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। लास्ट चीज़ मीन के बारे में, मीन को कहाँ यूज़ किया जाता है? एवरेज इनकम, एवरेज प्राइस, एवरेज हाइट, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज वेट, इंपोर्ट्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों में अगर हमें एवरेज निकालना तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, मीन को, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। इनकम, प्राइस, हाइट,
प्रोडक्शन, वेट, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा है। और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, एवरेज के लिए बेस्ट मेजर जो होता है कौन सा होता है? मीन होता है। तो मीन के लिए ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों में जो जनरल एवरेज टेम्परेचर है, इन सब जनरल चीज़ों में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? मीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मीन के यूज़ हो गया। एक छोटा सा टैग आता है मीन में, वेटेड मीन आता है। ये वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन होता है कि अब मान लो अभी जो हमने मीन पढ़ा है, सिंपल मीन जो हमने पढ़ा है, सिंपल मीन में तो क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी आइटम है उन सब की इम्पोर्टेंस सेम है, हम सबको सेम इम्पोर्टेंस का मानते हैं ना। वेरिएबल जितना भी है उसको हम सेम इम्पोर्टेंस का मान लेते हैं, और जब सेम इम्पोर्टेंस का मान लेते हैं तो सबकी वेटेज हम इक्वल लेते हैं। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है या जितने भी आइटम्स है उनकी अलग अलग रिलेटिव इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो अलग अलग है। जैसे आप लोग जब आगे एडमिशन के लिए जाते हो 12th के बाद में, तो हो सकता है आपके मार्कशीट में से हिंदी, इंग्लिश या किसी के फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है तो उनके मार्क्स को आगे एडमिशन में कंसीडर नहीं किया जाए। आपके अकाउंट्स के मार्क्स या आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स या आपके मैथमेटिक्स के जो मार्क्स होते हैं 12th में, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है सिस्टम, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि सारे वेरिएबल जो है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो अगर अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको वेट दिए जाते हैं, तो जब ऐसा मीन निकलता है तो उनको उसके बोलते हैं वेटेड मीन। तो वेटेड एवरेज या वेटेड मीन is calculated by assigning different weights to different items according to their relative importance, according to their relative importance। अब जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो मैथ्स है, यहाँ पे अकाउंट्स है, हिंदी है और मान लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स में किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 85 थे, यहाँ पे मान लो 90 थे, यहाँ पे 90 थे, मान लो यहाँ पे उसके 50 मार्क्स थे और यहाँ पे उसके मान लो 95 मार्क्स। अब मान लो जो भी कॉलेज जो जा रहा है वहाँ पर वेट सिस्टम क्या है, वेटेज का सिस्टम जो है वो क्या है। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस होती तब तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ आइटम्स का डिवाइड कर देते तो एवरेज आ जाती है हमारे पास। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होगा, हिंदी इंग्लिश को मान लो जो वेटेज है वो 1-1 का दे रहे हैं, और बाकी मैथ्स को डबल वेटेज दे रहे हैं, इको को भी डबल वेटेज दे रहे हैं, और अकाउंट्स को ट्रिपल वेटेज दे रहे हैं। ऐसा है कि वहाँ अकाउंट्स जो है उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, तो अकाउंट्स को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, मतलब अकाउंट्स को वेटेज 3 मिल रहा है। तो हिंदी इंग्लिश को 1-1 वेटेज दिया, 1-1 का वेटेज दिया है। मैथ्स और इको को डबल वेटेज यानी 2-2 का, और अकाउंट्स को ट्रिपल वेटेज यानी क्योंकि आगे अकाउंट्स ही काम आने तो उसको ट्रिपल वेटेज यानी 3 वेटेज मिला है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर हमें मीन निकालना होगा तो हम सीधा सीधा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन नहीं लगाएंगे। तो हमें ये एक्स हो गया हमारे लिए वेरिएबल, और ये उनके वेट हो गए, तो हम डब्ल्यू एक्स करेंगे। जहाँ हमने एफ एक्स किया था अब हम डब्ल्यू एक्स करेंगे। डब्ल्यू एक्स कैसे निकलेगा, 85 2 170, 180, 270, 80 और 95। अब इसका सम कर देंगे, 5 795। वेट्स का सम कितना होगा, 2579। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेटेड मीन का एक फॉर्मूला बनता है एक्स डब्ल्यू बार। एक्स बार लिखते हैं हम मीन के लिए, इससे डब्ल्यू लगाते हैं, वेटेड हो जाता है। वेटेड मीन इक्वल्स टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। उसी फॉर्मूले की कॉपी है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की। तो 795 डिवाइड बाई 9,
लगभग कितना आ जाएगा 88.3 वेटेज मीन जो है कितना हो जाएगा। तो वेटेड मीन में और नॉर्मल मीन में क्या फ़र्क है? नॉर्मल मीन या जो हम लोग एम निकालते हैं उसमें हम और सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं जितने भी आइटम्स हैं उनको सेम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन वेटेड मीन में हम क्या करेंगे, जितनी उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी उसके हिसाब से वेटेज अलग अलग होंगे। और वेटेज को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, वेरिएबल को एक्स से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और ये कब यूज़ किया जाएगा? जब अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी। तो ये छोटा सा क्या हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये जो काम हुआ है वो हमारा मीन कंप्लीट हो गया। मीन कौन सा? एथमेटिक मीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो एम जो है उसमें हमें इतना पढ़ना पड़ेगा कि एम कैसे निकालते हैं, अलग अलग चीज़ों का एम कैसे होगा, अलग अलग 3 कंडीशंस दे रखी है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और इंडिविजुअल। हमें ज़्यादा इंडिविजुअल पे फोकस करना है। इंडिविजुअल के क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे। अगर मान लो मिस्टेक से डेटा जो है गलत आ जाता है तो नया मीन, रेक्टिफाइड मीन कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, कंबाइंड मीन से रेशियो कैसे बनेंगे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में वेटेड मीन और दूसरा मीन की जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो क्या क्या होगा थ्योरी में याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा थ्योरी आती नहीं इसमें से, लेकिन फिर भी एक एक बार हमें सबको पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा एक काम और कर लेते हैं, यहीं आपको मीडियन के बारे में बता देते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि वो मेजर जो किसी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे, है ना। तो if a series is arranged in ascending or descending order, then the mid value of middle item of series is known as median। अगर किसी सीरीज को अरेंज कर दिया आपने या तो डिसेंडिंग में या असेंडिंग में, तो उसका ठीक बीच का वैल्यू जो होगा या जो मिडिल आइटम होगा उसको हम लोग सीरीज का क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। इट माने कौन? मीडियन। इट डिवाइड्स द सीरीज into 2 equal parts। मीडियन ऐसी जगह पे होगा जो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सीरीज है ए सी डी ई ई और हमें कहते हैं इसकी मीडियन निकालो, तो ये उनको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर देते हैं ए बी सी डी ई। अब ये जो सी है ये एकदम बीच में बढ़ रहा है, ये सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो सी हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 4 आइटम होते हैं, हमारे पास 4 आइटम है ए बी सी डी और ये मान लो अरेंज्ड है आइटम, तो इनकी मीडियन कहाँ होगी, बीच में होगी सर ना। तो बीच में कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो यहाँ हमने किसके बीच में होगी, बी और सी के बीच में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए हम बी प्लस सी अपॉन 2 बोलेंगे। मीडियन जो है बी प्लस सी अपॉन 2 से निकाल दी जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले हम पढ़ेंगे n+1 अपॉन 2 और ये सब पढ़ेंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड मीडियन ऑफ 5, 13, 6, 12, 18, 17, 24। तो क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने में सबसे पहले आएगा 5, 6, उसके बाद 12, 13, 17, 18 और 24। कितने आइटम हो गए, 7 आइटम्स हैं। 7 आइटम्स है तो बीच वाला आइटम कौन सा होगा, ये वाला आइटम जो भी होगा वो हमारा मीडियन होगा। ये हम लोग, हमें फॉर्मूलों का वो क्या कहते हैं, गुलाम नहीं बनना कि n+1 अपॉन 2 करके पहले मैं आइटम बीच वाला आइटम निकालूँ उसके बाद मीडियन। ये तो दिख ही रहा है कि बीच में आइटम कौन सा 13 है। बाई चांस अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़े तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, वो इस क्वेश्चन में 7 है। तो मीडियन जो है n+1/2 टर्म होगी, तो मीडियन यहाँ पे हो जाएगी 7 + 1/2।
यानी 8/2 फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म कौन है? 13 है। तो या बस आगे से चले जाए, पीछे इधर से आए तो भी फोर्थ टर्म 13 है, तो फोर्थ टर्म जो है इज 13, सो मीडियन इज 13, मीडियन 13 हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि क्वेश्चन में मीडियन का रैंक क्या होगा, तो मीडियन का रैंक फोर्थ रैंक होगा ना। फोर्थ रैंक का मतलब चौथे नंबर वाला जो भी आइटम होगा वो मीडियन होगा। तो खाली रैंक पूछे तो 4 होगा, रैंक ऑफ मीडियन, तब तो 4, ठीक है, फोर्थ आइटम है जो मीडियन है, ठीक है। और अगर पूरा मीडियन का आंसर पूछे तो 13। तो आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक और मीडियन का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में लेंगे हम इसको। फाइंड मीडियन ऑफ 50, 26, 54, 108। अगर हमें इसकी मीडियन निकालनी है तो क्या करेंगे? पहले अरेंज करें। अरेंज में आएगा 26, 50, 54 और 108। समझदार बच्चे जो होंगे हम इनके बीच की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे। 50 और 54 के बीच की वैल्यू हम तो फटाफट ऐसे ही कर देंगे, 50 + 54 अपॉन 52 आंसर हो जाएगा मीडियन का, ठीक है। लेकिन बाई चांस पूरा करना चाहो तो यहाँ पे जब आपका n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो मैं एक दो आइटम निकालना पड़ते हैं, तो n/2 ऑब्जर्वेशन और एक n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। n/2 का मतलब n4 था तो 4/2, यानी एक तो सेकंड ऑब्जर्वेशन और उसमें एक ज़्यादा एक बढ़ा देंगे तो 2 + 1 थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों का एवरेज जो होगा, यानी मीडियन जो होगी यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 होगी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 वो हमने वर्बली कर लिया था। 50 + 54/2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो अगर बाई चांस आप पूरा थ्योरी पे जाते हैं, वो बुक से पढ़ रहे हैं n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, आप देखते हैं तो इसको घबराना नहीं है आपको। n/2 का मतलब क्या है? जितने आइटम्स है उसमें 2 का डिवाइड करते हो ना, 4 आइटम है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इन 2 + 1 थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 कर देंगे तो मीडियन हमारे पास आ जाएगी। तो इंडिविजुअल डेटा ज़्यादातर आता है। इंडिविजुअल डेटा में अगर मीडियन आएगा तो वो दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, या तो नंबर ऑड देगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, या नंबर इवन्स देगा तो ये फॉर्मूला लगा। दोनों में से कोई भी जो फॉर्मूला सूटेबल हो वो कर लेना। और फॉर्मूला नहीं लगाना चाहो तो आप दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी काम करें। आज एक बार इतने ही रखते हैं। अगले वीडियो में मीडियन प्लस मॉड छोटा सा है, मीडियन मॉड और सारनाम GM HM की ट्राई करते हैं। कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में कुछ और ज़्यादा करें, ठीक है। बराबर देखें आप लोग वीडियो को और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। पेंडिंग ना छोड़ें, पेंडिंग छोड़ने से दिक्कत हो जाती है। थ्योरी में आपकी अगर दिक्कत आ रही है स्टैटिस्टिक्स में तो एक बार क्वेश्चन कर लें, आंसर एक बार टिक कर लें। जब भी मिलने का मौका होगा मिलेगा, हम लोग यहाँ आप लोग जब आते हैं तो क्वेश्चन पूछ लें। आप थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट्सएप पे मैं आंसर तो दे दूँगा आप लोगों को, लेकिन हो सकता है उस आंसर को समझाने के लिए मुझे सामने बैठना पड़े। तो या तो मैं एक वीडियो बना दूँगा छोटा, जिसमें सारे जितने भी डाउट्स हैं वो इकट्ठे करके उनकी थ्योरी का एक छोटा 10-15 मिनट का वीडियो बना दूँगा। तो आप इसको देखें आगे। थैंक यू वेरी मच।